तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे एक बार फिर से आप लोगों के लिए कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और साथ के साथ वीडियो के एंड में हम बात करेंगे एनएक्सटी के शो के बारे में, जो कि आज हमें देखने को मिला। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी इंफॉर्मेशन, वीडियो को आप जरूर एंड तक देखते रहें। बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी पहली अपडेट से, जो कि होने वाली है गाइस रैंडी ऑर्टन के बारे में। और ये माना जा रहा है कि अगले हफ्ते की रॉ यानी कि अगस्त 2 को रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हमें देखने को मिल जाएगा। उनको वीकेंड के लाइव इवेंट्स के लिए एडवर्टाइज करा गया है और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक की रॉ के लिए 6 मैन टैग टीम मैच हमें देखने को मिले, जहां पे रिडल, रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर लड़ेंगे बॉबी लैशली, एजे स्टाइल्स और ओमॉस से। पॉसिबिलिटी हो सकती है इस चीज की, लेकिन क्लैरिटी इस बात की जरूर है कि आरके ब्रो का मैच एजे स्टाइल्स और ओमॉस के साथ सेटअप करा जाएगा फॉर द रॉ टैग टीम टाइटल्स एट समर स्लैम। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो भाई इसको पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा खुंदक आई, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात मानी जा रही है कि इस हुई मंडे नाइट रॉ पे कैरियन क्रॉस शेड्यूल्ड थे एक और लॉस के लिए अगेंस्ट जेफ हार्डी। अब जेफ हार्डी ऑब्वियसली कोविड पॉजिटिव टेस्ट हो गए थे, उसकी वजह से अब वो शोज पे नहीं आ पाएंगे कुछ देर, लेकिन कैरियन क्रॉस से उनको एक और मैच जीतना था, यानी कि क्रॉस को डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से बैरी करना चाहती थी रॉ पे। तो भले कीथ ली से क्यों नहीं हरवाया क्रॉस को, क्योंकि विंस मैकमैन कीथ ली को और भी ज्यादा नापसंद करते हैं जितना कि वो कैरियन क्रॉस को करते हैं। और रूमर्स पहले आते रहते हैं कि भाई बहुत पसंद करते हैं विंस कैरियन को, इसलिए लाना चाहते हैं मंडे नाइट रॉ पे, तो आके तुम उसको हरा क्यों रहे हो? वो बंदा एनएक्सटी चैंपियन है, इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व है टेक ओवर के लिए, उसको तुम मंडे नाइट रॉ पे आके ऐसे छोटा सुपरस्टार कैसे दिखा सकते हो? ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और अगर आप में से कोई आगे कहता है भाई ये मेन रोस्टर है, कैरियन क्रॉस को शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा, तो ये सब बकवास की बातें हैं। इतना कमाल का वो सुपरस्टार है, आराम से विक्ट्री दी जाती है। कीथ ली और कैरियन क्रॉस का मैच पहले ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कीथ ली भी उस पोजीशन में होना डिजर्व नहीं करते। दोनों को अपना अपना पुश मिलना चाहिए, स्ट्रांग दिखना चाहिए मेन रोस्टर में। स्टार्टिंग में स्ट्रांग नहीं दिखेंगे तो बाद में क्या ही होगा? लोगों के जो इंटरेस्ट है वो बन नहीं रहे इन सुपरस्टार्स के अंदर, और फिर लोग बोलेंगे कि कैरियन क्रॉस और कीथ ली में कुछ खास है नहीं। तो ये प्लान्स, अच्छी बात है कि नहीं हुआ ऐसा और कैरियन क्रॉस फिर से नहीं हारे, लेकिन जेफ हार्डी कोविड पॉजिटिव टेस्ट हो गए। मैं ये नहीं चाहता था कि ये होना पड़े, उसके बाद कैरियन क्रॉस इस मैच को जीत पाए। तो गाइस ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन मेन रोस्टर पे लाने के बाद भी जो है कैरियन क्रॉस की बुकिंग में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं मुझे लग रहा होने वाली है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो जॉन सीना से रिसेंटली इंटरव्यू में पूछा गया था रॉक के बारे में, और सीना ने ये बोला कि रॉक अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और वो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आते हैं तो डेफिनेटली रॉक के लिए भी अच्छा होगा, डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए भी अच्छा होगा। अब सीना को ये बात बिल्कुल नहीं पता कि रॉक क्या चाहते हैं, क्या रॉक वापस आएंगे या फिर नहीं, लेकिन गाइस हम जानते हैं कि रूमर्स के अकॉर्डिंग रॉक का रिटर्न हो सकता है रेसलमेनिया के लिए। रॉक भले ही उस चीज को खुद मना कर रहे हो, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू उनकी तरफ पैसा फेंक रही है और उनको मैच के लिए पहले से ही बोल के रख रही है, और अगर रॉक का शेड्यूल अलाउ करता है तो डेफिनेटली रॉक डब्ल्यूडब्ल्यू में आ जाएंगे। आई थिंक दोनों के बीच के रिलेशनशिप्स काफी अच्छे हैं हमेशा से, और रॉक और विंस मैकमैन एक दूसरे को काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। लेकिन जॉन सीना ने क्लियर कर दिया कि वो रॉक को भी डब्ल्यूडब्ल्यू में देखना चाहेंगे। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ब्रॉन स्ट्रोमैन भाई काफी स्पेकुलेशन एक बार फिर से डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि क्या उनका फ्यूचर हो सकता है, और उन्होंने एक जिफ डाली सोचने वाली और लिखा चॉइसेस चॉइसेस चॉइसेस, यानी कि कई सारे ऑप्शन है उनके पास और वो कहां पे जाएं अब उनको समझ नहीं आ रहा। एईडब्ल्यू, डब्ल्यूडब्ल्यू, उसके अलावा भी क्या कुछ हो सकता है? क्या वो बेयर नकल बॉक्सिंग के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां रिसेंटली एक इवेंट में वो गए थे? तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। आपको क्या लगता है ब्रॉन स्ट्रोमैन किधर जाएंगे गाइस? मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर मुझे प्रेडिक्शन करनी हो तो मैं बोलूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस स्ट्रोमैन जाने वाले हैं, क्योंकि काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वापस लाना चाहती है ब्रॉन को। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो ये हमें पता लग गया है कि सीएम पंक ऑल एलीट रेसलिंग के साथ साइन कर चुके हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ आखिर उन्होंने क्यों नहीं करा? क्या कुछ इंटरेस्ट था? तो इसके बारे में हमें अपडेट जानने को मिली है कि डब्ल्यूडब्ल्यू किसी भी पॉइंट पे सीएम पंक को वापस लाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी। उनको फिल ब्रुक्स के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना था, और इंटरनल सोर्सेज से एक लाइन ये सुनने को मिल रही है कि भाई एईडब्ल्यू की सिरदर्दी ही सीएम पंक को रहने दो, हमें वो सिरदर्दी नहीं पालनी है। अब मुझे नहीं पता कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्यों पंक को वापस लाना एक सिरदर्दी समझती है, लेकिन गाइस हो सकता है कि पहले जो उनके रिलेशनशिप में दिक्कत आई थी वो रिस्क ना ही सीएम पंक ना ही डब्ल्यूडब्ल्यू फिर से लेना चाहते हैं। और एनीवेज मुझे लगता है कि एईडब्ल्यू में जाना सीएम पंक के लिए कुछ फ्रेश है, कुछ नई चीजें हमें उनके साथ देखने को मिलेंगी जो पहले उनके इतने कमाल के करियर में नहीं देखने को मिली। तो पंक आने वाले हैं एईडब्ल्यू में, कब और कहां बस उसका अब हमें इंतजार है। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं तो भाई ये भी थोड़ी सी एक बैड न्यूज है, क्योंकि बेकी लिंच के रिटर्न के बारे में हम काफी बात कर रहे हैं आजकल,
टाइटल कि कब बेकी वापस आ सकती हैं, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट से बताती हैं कि ड्राफ्ट से पहले अगर हम कहते हैं कि बेकी लिंच वापस आ रही हैं तो वो फेक न्यूज मानी जाएगी। यानी कि ड्राफ्ट जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है उससे पहले बेकी का रिटर्न हो पाना मुश्किल है। अब WWE के प्लान्स में चेंज भी आ सकते हैं, ये सिर्फ एक रूमर है, तो 100% इस बात पे मैं बिलीव नहीं करूंगा। अभी भी मुझे लगता है कि बेकी लिंच समर स्लैम में वापस आ सकते हैं क्योंकि वहां उनका इंपैक्ट काफी ज्यादा बनेगा। अब ऐसा होगा या फिर नहीं वो तो WWE और बेकी के हाथों में है, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि शायद अक्टूबर तक हमें रुकना पड़ेगा टू सी बेकी लिंच वंस अगेन। नेक्स्ट स्टोरी में बात करते हैं तो इस हफ्ते की हुई WWE मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स आ चुकी हैं और एवरेज व्यूअरशिप रही गाइस 1.814 मिलियन व्यूअर्स, जो कि लास्ट वीक के कंपैरिजन में 6% कम थी। अब रेटिंग्स का कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि शो की क्वालिटी हम जानते हैं इस बार उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन क्योंकि ओलंपिक्स के साथ इतना बड़ा कंपटीशन था WWE का, उसकी वजह से गाइस रेटिंग जो है माना जा रहा है कि ठीक ही आई है, कोई इतनी भी कम नहीं गिरी। तो WWE उस हिसाब से देखेगी तो उनको लगेगा भाई हमने एक अच्छा शो पुट अप करा, लेकिन हम जानते हैं गाइस कि रॉ इस बार काफी फीकी थी। और फाइनल अपडेट की बात करें आज की इस वीडियो के लिए तो WWE वापस लाना चाहती है क्वीन ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट। किंग ऑफ द रिंग तो सुना था, अब लड़कियों के साथ भी वो चीज होने वाली है। क्वीन ऑफ द रिंग फीमेल डिवीजन में देखने को मिलेगा और माना जा रहा है कि 8 अक्टूबर से स्टार्ट होगा स्मैकडाउन से और आगे का हफ्तों में फिर कंटिन्यू हो सकता है। तो भाई आखिर WWE ऐसा क्यों कर रही है क्वीन ऑफ द रिंग, वो तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, लेकिन कौन उसको जीत सकता है आप लोग अपनी प्रेडिक्शंस मुझे कमेंट्स में बताएं। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट NXT के शो की। तो मैं बोलूंगा कि ओवरऑल आज का जो शो था वो एवरेज मुझे लगा, ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो स्टार्ट होता है टैग टीम मैच से गाइस, जहां पे टोमासो चांपा और टिमोथी थैचर की टीम लड़ रही होती है ओनी लोरकन और पीट डन से। एक अच्छा बैक एंड फोर्थ हार्ड हिटिंग मैच था ये तो मैं जरूर कहूंगा, लेकिन मैच में हमें देखने को मिलता है कि पीट डन और ओनी लोरकन जीत जाते हैं और मैच के बाद आ जाते हैं यहाँ पे रिज हॉलैंड जो कि NXT यूके के भी सुपरस्टार रह चुके हैं और वो आके अटैक कर देते हैं थैचर और चांपा को और उन्होंने काइंड ऑफ ज्वाइन कर लिया पीट डन और ओनी लोरकन को। तो डैनी बर्च की काइंड ऑफ वो जगह ले रहे हैं और इतना मॉन्स्टर टाइप सुपरस्टार वापस आ गया है तो कहीं ना कहीं गाइस उनके लिए एक अच्छी चीज हो सकती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि समोआ जो आ जाते हैं रिंग के अंदर और वो कहते हैं कि रीगल तुम बाहर आओ, और रीगल आते हैं बाहर और वो कहते हैं मुझे पता है कि आज तुम यहाँ पे कैरियन क्रॉस को फायर करने आए हो जो भी उसने लास्ट वीक किया उसके बाद, लेकिन मेरे पास उससे बेटर सोल्यूशन है तुम्हारे लिए, सिंपल 3 स्टेप सोल्यूशन। पहला सोल्यूशन वो पेपर पकड़ा के कहते हैं कि देखो मैं अपने इस NXT के असिस्टेंट मैनेजर वाले रोल से रिजाइन करता हूं, ये तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेकंड ये है कि तुम मुझे NXT के करंट एक्टिव रोस्टर में साइन कर लो, और विलियम रीगल बिना सोचे समझे भाई साइन मार देते हैं और समोआ जो को वापस लाया गया है NXT के एक्टिव रोस्टर में। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये था कि समोआ जो वांट्स कैरियन क्रॉस फॉर द NXT चैंपियनशिप एट NXT टेकओवर 36, और एक बार फिर से विलियम रीगल ने कुछ भी नहीं सोचा, साइन मारे एंड द डील इज डन एंड नाउ समोआ जो वर्सेस कैरियन क्रॉस विल हैपन एट NXT टेकओवर 36। मजा आ गया सुन के, और मेरी प्रेडिक्शन है आप जानते हैं कि पहले से ही थी भाई, काफी 3 हफ्तों से मैं बोल रहा हूं कि यही चीज होने वाली है, यही होगी। और जो एक बार फिर से रिंग में मैच में भाई मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा एकदम, क्योंकि इतने समय से हम सोच रहे थे कि जो कब रिंग में वापस आएंगे, किसने सोचा था कि वो NXT में होगा। और मेरी प्रेडिक्शन ये भी रहेगी कि कैरियन क्रॉस इस पॉइंट पे अपना टाइटल हार भी जाएंगे एंड जो विल बिकम द न्यू NXT चैंपियन। तो ये काफी अच्छी सेगमेंट थी। इसके बाद हमें सेगमेंट देखने को मिलती है कैमरन ग्राइम्स और LA नाइट की, जहां पे ग्राइम्स अभी भी नौकर बने हुए हैं, गोल्फ खेलने गए हुए हैं। $1 मिलियन मैन टेड डिबियासी भी आ जाते हैं यहाँ पे और वो कहते हैं ग्राइम्स को कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें फाइट बैक करना चाहिए, तुम एक चैंपियन हो, एक बटलर नहीं हो। और उसके बाद यहाँ पे शर्त लगाते रहते हैं एक दूसरे से ग्राइम्स और नाइट, और ग्राइम्स जीतते रहते हैं बार बार क्योंकि LA नाइट को भाई गोल्फ खेलना बिल्कुल आता नहीं। तो ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, वो भी शर्त लगाते हैं कि $10,000 की बजाय $20,000 तुम मुझे दोगे अगर तुमने ये चीज नहीं करी। तो LA नाइट उस चीज में फेल हो जाते हैं और उसके बाद कैमरन ग्राइम्स एक गोल्डन बॉल लेके आते हैं और सीधा भाई वो गोल्फ का जो शॉट है वो मार देते हैं सही से। तो कैमरन ग्राइम्स इस पूरे प्रोसेस में इंजर्ड भी कर देते हैं LA नाइट को, गोल्फ स्टिक 2 बार पड़ती है उनके, पहले भाई नीचे और फिर ऊपर, और यहाँ पे जो है LA नाइट की हालत खराब हो जाती है। लेकिन ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स भाग जाते हैं वहां से और कैमरन ग्राइम्स को अपर हैंड मिल जाता है। तो धीरे धीरे इनकी फ्यूड एक बार फिर से स्टार्ट होने वाली है एंड आई थिंक गाइस कि इनका मैच भी टेक ओवर में होगा फॉर द $1 मिलियन टाइटल, और प्रोबेबली उस पॉइंट पे भी टाइटल चेंज हमें देखने को मिल जाए। इसके बाद एक और कमाल की सेगमेंट हमें देखने को मिलती है गाइस, जहां पे रकेल गोंजालेस और डकोटा
डकोटा काया आ जाती है रिंग में और वो बात करती है किस तरीके से कोई भी नहीं बचा है विमेंस डिवीजन के अंदर जो कि रकेल गोंजालेस से लड़ सके, उन्होंने ऑलरेडी सबको हरा दिया है। तो पूरा प्रोमो इसी पे था, वो कॉल आउट करते हैं अगर कोई है तो बाहर आके चैलेंज करो। और डकोटा काया काफी कह रही थी कि एक ही ऐसी सुपरस्टार है जो कि इस विमेंस डिवीजन में लायक है रहने के लिए, और वो यहाँ पे मुझे लग रहा था कुछ हिंट कर रही है। और जब वे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एंड में गाइस, डकोटा काया ने अटैक कर दिया रकेल के ऊपर और उनके ऊपर वो टर्न कर चुकी हैं। तो डेफिनेटली ये चीज मैंने एंटीसिपेट कर ली थी, मुझे लग रहा था ऐसा होने वाला है इस सेगमेंट को देखते हुए। और डकोटा काया रेस करती है NXT टाइटल को और इन दोनों की फ्यूड यहां से स्टार्ट होगी। कब से ये साथ में है पूरी रेन में रकेल गोंजालेस के, लेकिन अब समय आ चुका है कि डकोटा काया कह रही है बस खत्म, अब मुझे जो है अपनी चैंपियनशिप को वापस लेना पड़ेगा और मैं भी कुछ डिजर्व करती हूं। तो वो अपना लक आजमाएंगी अब और रकेल गोंजालेस के साथ उनकी फ्यूड अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस, तो केडन कार्टर और केसी कैटनजारो की टीम ने हरा दिया जेसी कमिया और फ्रैंकी मोने की टीम को। थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं अभी रॉबर्ट स्टोन ब्रांड में और फ्रैंकी मोने इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि वो अपना मैच आज हार गई हैं। तो आई थिंक वो भी इंडिविजुअल में जाएंगी धीरे धीरे, किसी स्टेबल में नहीं। और इसी से याद आया कि मैंडी रोज जो है गाइस अपना एक नया स्टेबल फॉर्म कर रही है जिसमें जेसी जेन और जीजी डोलिन, ये दो सुपरस्टार्स हो सकती हैं। काफी छोटा सा कुछ सेकंड का बैक स्टेज प्रोमो में सुनने को मिला, ऐसा लग रहा था कि रोज भी अपना एक स्टेबल बनाने वाली हैं। इसके बाद हमें इंटरव्यू देखने को मिलती है रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की, जहां पे वेड बैरेट होते हैं और साथ में माल्कम बिवेंस भी बैठे होते हैं। और बिवेंस कहते हैं कि मेरे अलावा और कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो स्ट्रॉन्ग को वापस ला पाता NXT में, इनफैक्ट विलियम रीगल भी नहीं। और यहाँ पे रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि बॉबी फिश, जबकि मैं तुमसे मैच नहीं लड़ना चाहता, लेकिन वो एक मनी मैच है और मनी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो नेक्स्ट वीक मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं और मैं तुम्हें हरा के बता दूंगा कि भाई मेरे से ऊपर इस समय कोई है नहीं। तो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने गाइस यहाँ पे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद इंपीरियम का मैच देखने को मिलता है हिट रो के साथ और एंडिंग में यहाँ पे लेगार्डो डेल फैंटास्मा आ जाते हैं, पूरा अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो जाती हैं कई सारी, जिसकी वजह से इंपीरियम इस मैच को जीत जाती है। आइज़ाया स्वर स्कॉट आते हैं वहां पे चेयर लेके, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और एक बार फिर से यहाँ पे लेगार्डो को अपर हैंड मिल गया। इसके बाद बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि गार्गानो, इंडी हार्टवेल और कैंडिस लेरे एक बार फिर से बहस रहे हैं कि क्या इनको करना चाहिए, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी तो अब चले गए। इनके पास एक प्रेजेंट आता है और उसमें पेंटिंग बनी होती है कि द वे के ग्रुप में डेक्स्टर लूमिस भी हैं। तो इंडी हार्टवेल यहाँ पे गार्गानो को कहते हैं कि देखो एक चांस तो हमें देना चाहिए ना डेक्स्टर लूमिस को। पहले तो गार्गानो मानते नहीं, उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है भाई मैं तुम्हारा एक्सेप्ट करता हूं प्रपोजल, और प्रपोजल ये है लूज हर और लव हर वाला मैच होगा गाइस डेक्स्टर और जॉनी के बीच में। यानी कि अगर जॉनी जीत जाते हैं तो इंडी को डेक्स्टर को बुलाना पड़ेगा और अगर डेक्स्टर जीत जाते हैं तो भाई ऑब्वियसली वो इंडी के साथ भी आ जाएंगे और शायद द वे का स्टेबल भी उनको ज्वाइन करने को अलाउ कर दिया जाएगा। तो इंटरेस्टिंग है और आई थिंक नेक्स्ट वीक के मैच हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं तो एडम कोल का मैच होता है गाइस ब्रॉन्सन रीड के साथ, जो कि मेन इवेंट था इस शो का। एक अच्छा मैच, एक बार फिर से काफी एंड में ऐसा लग भी रहा था कि ब्रॉन्सन रीड जीत सकते हैं, लेकिन एडम कोल जीत जाते हैं लास्ट शॉट लगा के। और मैच के बाद काइल ओराइली आते हैं स्टील चेयर लेके और अटैक कर देते हैं एडम कोल को बुरे तरीके से। तो काइल ओराइली का मैच एक बार फिर से मुझे लगता है एडम कोल के साथ होगा द थर्ड पार्ट ऑफ दिस फ्यूड एंड आई थिंक वो फाइनल मैच होगा इन दोनों के बीच में। उसके बाद या तो एडम कोल मेन रोस्टर पे चले जाएंगे या फिर NXT में इनके अलग अलग पाथ हमें देखने को मिलेंगे। तो ये था गाइस NXT का शो। जैसा कि मैंने कहा चीजें बीच बीच में काफी अच्छी हुई, लेकिन ओवरऑल एक एवरेज शो था। अगर आप पूरा देखेंगे तो उतना भी कोई खास नहीं था। तो ये थी सारी अपडेट्स और NXT का रिव्यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।